हमारे गांव में तालीम दिलवाने का रिवाज आम ना था। लड़कियां तो लड़कियां, लड़कों को भी वाजपेयी सी तालीम दिलवाई जाती थी। मैं अपने गांव का पहला लड़का था जो कि आर्मी में गया था। जिस दिन मैंने आर्मी ज्वाइन की, मेरे वालिद का सीना पूरे गांव के सामने चौड़ा हो गया था। लेकिन जब मैं फौजी बन गया तो पूरे गांव में मेरे और मेरे वालिदैन की ठाठी अलग थी। जब मैं ट्रेनिंग से वापस गांव आया तो मेरे सब दोस्तों ने मुझे कंधों पर बिठा लिया। खूब ढोल बजे, खुशियां मनाई गईं। मैं जब बकायदा फौज में भर्ती हो गया तो सब लोग मेरी बहुत इज्जत करते थे और मुझे बहुत बहादुर समझते थे। और सच कहूं तो मैं जब गांव में आता तो मेरी इतनी इज्जत की जाती थी, लोग मेरी दावतें करते थे, मुझसे मिलने के लिए घर चले आते। कभी देसी घी के लड्डू मेरे घर आते तो कभी मजेदार पकवान। इस बेजा अहमियत से मैं भी थोड़ा सा गरूर में आ जाता था। सब लोग मेरे आगे पीछे फिरते थे। यहीं पर पल बढ़कर जवान हुआ था। यहीं के बुजुर्गों ने मुझे थप्पड़ भी मारे थे क्योंकि मैं शरारतें करता था। औरतों ने मुझे गालियां भी दी थीं कि कितना शरारती बच्चा है। दोस्तों के साथ यहीं पर खेल कूद की थी। लेकिन अब मुझे सब इज्जत की नजर से देखते थे और सब मेरा बहुत ज्यादा एहतराम करते थे। छुट्टी के लिए जब भी वापस आता दोस्तों से जरूर मिलता था। हमारे गांव के तकरीबन बाहर जाकर ही एक छोटा सा घर था जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बना हुआ था। लेकिन आजकल तो किसी खंडर की तस्वीर पेश कर रहा था। मशहूर था कि वहां पर भूत प्रेत का साया है। मानो ना मानो, भूत प्रेत से तो हर इंसान ही डरता है। हमने अपनी जिंदगी में कभी इनको देखा होता नहीं, लेकिन बचपन से ही हमारी दादी, नानी, माँ सब इन्हीं चीजों से हमें डराती हैं। और हमारे दिल में एक बात बैठ गई कि हमें इनसे जरूर डरना चाहिए। लेकिन मैं नहीं डरता था। वैसे भी जब से गांव में आया था तो एक किस्सा सुन रखा था कि गांव में किसी बूढ़ी औरत को देखा जा रहा है जो बहुत ही रात के वक्त निकलती है, किसी से बात नहीं करती और इसका रुख हमेशा बाजार की तरफ होता है। कभी कभी इसको आता जाता देखा गया है। इसकी चाल अजीब सी और बहुत ज्यादा बुरी है। इस घर में कौन रहता था हमें नहीं पता, क्योंकि ये घर हमेशा ही गांव से जरा बाहर था। शायद इसीलिए बनाया गया था क्योंकि ये जगह बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। सामने ही खेत था, पीछे छोटा सा ट्यूबवेल भी लगा हुआ था, लेकिन अब वो बंद हो चुका था। इस तरफ कोई भी नहीं जाता था और जमीनें भी सारी बंजर हो चुकी थीं, जिन पर किसी ने भी मेहनत नहीं की थी। मैं और मेरे दोस्त बातें करते करते उसी तरफ चले गए। बातें भी इसी मौजू पर हो रही थीं कि इंसान को बहादुर होना चाहिए। ये जिन्नात और भूत प्रेत कुछ नहीं होते। मैंने रात के अंधेरों में बड़ी मुश्किल मुश्किल मशकें अपनी ट्रेनिंग के दौरान की थीं। मेरे दिल से हर चीज का खौफ काफी हद तक खत्म हो चुका था। मैंने जब वो वीरान खंडर घर देखा तो बचपन का वाकया याद आ गया। कैसे इस घर को देखते ही हम सब दोस्तों को सांप सूंघ जाता था। हम जूते उतार कर हाथ में पकड़ते और दौड़ लगा देते। मेरे दोस्त ने कहा कि अब आगे नहीं जाएंगे, यहीं से वापस लौट जाएंगे। मैं ये सुनकर हंसने लगा। मैंने कहा, ओए बुजदिलों, तुम लोग अभी तक डरते हो। ये जिन भूत कुछ नहीं होते, सब मन घड़त कहानियां हैं। मैंने उल्टा हाथ मारते हुए कहा था। मेरे दोस्तों ने मेरी बात सुनकर कहा कि अगर तुम इतने ही बहादुर हो तो इस घर के अंदर जाकर दिखाओ। मैंने कहा कि ऐसी कौन सी बात है, एक घर ही तो है और दरवाजा भी टूटा हुआ है, आराम से चला जाऊंगा। मैंने इस बात को हवा में उड़ाते हुए कहा था। मेरे एक दोस्त ने कहा कि नहीं यार, तूने यहां भी नहीं जाना, इधर उसी बूढ़ी औरत का कयाम है। सब लोग कहते हैं कि जिस बूढ़ी औरत को देखा गया है वो रात को इसी तरफ से आती है। मैंने कहा कि मैं भूतों प्रेतों पर यकीन नहीं करता और अब तो बात मेरी इज्जत पर आ गई है। ये मुमकिन ही नहीं कि मैं पीछे हट जाऊं। ये तो फौजी मर्द की शान के खिलाफ बात है। मैंने इतराते हुए, एक आबरू चढ़ाते हुए बड़े तकबराना अंदाज से कहा था। मेरा दूसरा दोस्त बार बार मुझे यही कह रहा था कि तुम अंदर जाकर दिखाओ, जाते क्यों नहीं हो। थोड़ा सा जलता भी था वो मुझसे, क्योंकि इसने भी आर्मी में जाने की कोशिश की थी, लेकिन इसको रिजेक्ट कर दिया गया था और मेरी सिलेक्शन हो गई थी। इसके चेहरे के तासुरात देखकर मुझे हर बार उसी बात का एहसास होता और मेरा सीना और भी चौड़ा हो जाता कि देखने में वो मुझसे ज्यादा घबरू जवान था, लेकिन रिजेक्ट हो गया। इसीलिए इसके दिल में मेरे लिए खालिश थी, लेकिन मुझे भी अपनी बहादुरी इसके सामने जरूर साबित करनी थी। सो मैंने भी इरादा कर लिया कि आज इस घर में जाकर ही दिखाऊंगा।
ताकि इस पर अपनी बहादुरी साबित कर सकूं। मेरे दोस्त ने कहा कि मैं तेरी अम्मी को जाकर बता दूंगा। मेरी अम्मा ऐसी बातों पर बहुत यकीन करती थीं। मैंने कहा कि ऐसा गजब ना करना। मेरी माँ तो पुराने ख्यालात की है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी। अगर कल को मुझे बुखार भी हो गया तो कहेगी कि तू उस घर में गया होगा, क्यों गया था, तभी तुझे बुखार हुआ है। अरे कल क्या, अगर मुझे 5 साल बाद भी बुखार हुआ तब भी वो उसी घर पर इल्जाम लगाएंगी। गांव की सादा औरतें ऐसी बातों पर अंधा यकीन रखती हैं। मैंने हंसना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि तुम लोग भी मेरे साथ चलो, तो इसने कहा कि नहीं, हम लोग नहीं आएंगे, हम तो बड़ा डरते हैं। तू बहादुर है ना, तो तू ही जा। मेरे दोस्तों की रंगत उड़ चुकी थी। मुझे इनके खौफनाक चेहरे देखकर हंसी आ रही थी। मैंने कहा कि ठीक है। मैं घर की तरफ चल पड़ा। लंबा सा खेत था और दरमियान में ये घर बना हुआ था। मैं उस तरफ चलता हुआ जा रहा था। बाहर किसी न किसी दौर में सब्जियां लगाई गई थीं, लेकिन अब जल चुकी थीं। दरख्त भी जल चुके थे। गेट भी टूटा हुआ था और मरकजी दरवाजा भी टूटा हुआ था। यानी इस तरह से टूटा था कि मैं इसे खोल के अंदर जा सकता था। मेरे दोस्त बाहर खड़े थे। मेरा दोस्त, जो कि मेरा अच्छा दोस्त था, इसने मुझे अभी भी कहा कि ये काम मत करो, बहुत पछताओगे। लेकिन मैंने कहा कि कुछ नहीं होता। गांव के लोग वैसे भी ऐसी बातों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। मैं भी गांव का ही था, लेकिन मुझे तो 10 साल हो गए थे शहर में रहते हुए। मेरे दिमाग से अब ये खला निकल चुका था। मैं अंदर दाखिल हो गया। अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा था। मुझे वहां अजीब सी वहशत का एहसास हो रहा था। जमीन पर गंदगी फैली हुई थी। ऐसा लगता था कि कई सालों से सफाई नहीं हुई। पर्दे शायद लाल रंग के थे, मट्टी से इतने उड़ चुके थे कि काले हो गए थे। जमीन पर अचानक से नजर पड़ी तो जान ही निकल गई। जमीन पर इतनी ज्यादा मिट्टी थी कि पांव रखने से निशान पड़ जाता, और इस पर निशान पड़े हुए थे। किसी औरत के पांव के निशान थे, और वो भी नंगे पांव। मेरे हाथ में टॉर्च लाइट थी। मैंने आसपास देखा। मेरा दिल एक सेकंड को बैठ सा गया। मुझे ऐसा लगा कि शायद बात सच है, कि वो बूढ़ी औरत यहीं पर आती है। फिर मैंने कहा कि जरूरी तो नहीं है, कोई और भी तो आ सकता है। और गांव की औरतें जब खेतों में आती हैं तो जूते पहनकर नहीं आती, बल्कि जूते उतार कर ही आती हैं। मैं आगे चल पड़ा। मेरे दोस्त पीछे से आवाज दे रहे थे कि रुक क्यों गए हो, क्योंकि मैं दरवाजे पर ही खड़ा था और इनको दूर से दिखाई दे रहा था। मैंने कहा कि नहीं नहीं, जा रहा हूं अंदर। मैं अंदर चला गया तो न जाने क्यों ऐसा महसूस हो रहा था जैसे यहाँ पर कोई रहता है। ऐसा नहीं लगता था कि ये जगह काफी सालों से बंद है। जगह जगह गंदगी जरूर थी, लेकिन फिर भी किसी मौजूदगी का पता दे रही थी। या तो किसी इंसान की मौजूदगी का पता दे रही थी, या फिर किसी और ही चीज का। मुझे भी किसी जिन भूत का शुबा हुआ। मैं काफी डरा हुआ था, लेकिन जाहिर नहीं कर रहा था। अंदर रोशनी कम थी, क्योंकि सिर्फ दरवाजे से ही रोशनी आ रही थी, इसलिए कोनों में कोई भी रोशनी नहीं थी। मैंने कहा कि दोस्त कहेंगे, बाहर से खड़ा होकर ही वापस आ गया। कोई ऐसी चीज ले जाता हूँ जिसकी वजह से इनको यकीन आ जाए कि मैं अंदर गया था। आसपास देखने लगा तो अचानक मेरी नजर एक फोटो फ्रेम पर पड़ी। मैंने फोटो फ्रेम को थोड़ा सा साफ करके देखा तो इसमें एक बूढ़ी औरत बैठी थी और इसके साथ 4 जवान लड़के खड़े थे, जो सारे ही एक उम्र के लग रहे थे। मैंने तस्वीर जैसे ही उठाई थी, मेरे अकब से एक आवाज ने मुझे बुरी तरह चौंका दिया, और मुझे ऐसा लगा कि मेरा दिल उछलकर बाहर आ जाएगा। वो आवाज किसी बूढ़ी औरत की थी, जिसने कहा था कि ये मत लेकर जाओ बेटा। मैं हैरान रह गया, क्योंकि मुझे आवाज आई लेकिन वजूद नजर नहीं आया। मेरा दिल ऐसे था जैसे सीना शगाफ करके बाहर आ जाएगा। मुझे लगा कि वाकई मैं किसी बूत खाने में आ चुका हूँ। पल में मेरे पसीने छूट गए थे, मगर मैं चिल्लाया नहीं था, नहीं तो मेरी इज्जत का फालूदा हो जाता। मैं आसपास देखने लगा। नजर आया कि इस घर के एक कोने में आराम कुर्सी के ऊपर कोई वजूद बैठा हुआ है। मैं बुरी तरह से घबरा गया। शायद ये वही बूढ़ी औरत थी, और आज मैं इसके घर के अंदर आ गया था। और अब इसके तो मजे थे, क्योंकि इसने मुझे जान से मार देना था। लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मेरे हाथ कांपना शुरू हो गए। इसने कहा कि प्यारे बेटे, ये तस्वीर लेकर मत जाओ। ये तस्वीर मेरा सब कुछ है। न जाने क्यों इसने मुझे बहुत ही ज्यादा प्यार से पुकारा, और इसकी आवाज में बहुत ही ज्यादा शफकत थी।
मैंने कहा कि आप कौन हैं? इसने कहा कि मेरा नाम बानो बेगम है, ये मेरा घर है। मैंने कहा कि ये कौन है जो इस तस्वीर में है? इसने कहा कि बेटे हैं मेरे। और इसके बाद मैंने वो सवाल पूछा जिसका जवाब अगर मेरी उम्मीद के मुताबिक नहीं होता तो मैं वहीं खड़े खड़े ही मर जाता। मैंने कहा कि क्या आप जिंदा हैं? तो वो इस बात पर हंसने लगी और इसने कहा कि अपने बेटों को देखे बगैर नहीं मरूंगी मैं। वो उठकर रोशनी में आई तो मैंने इसको गौर से देखा। इसके कपड़े गंदे थे, शायद वो काफी अरसे से नहाई नहीं थी और कपड़े भी बहुत पुराने थे। लेकिन ये तो एक बूढ़ी औरत थी और बेशक जिंदा थी। इसके चेहरे पर बहुत ज्यादा शफकत थी और आंखों में इंतजार था। इसने हाथ में एक लकड़ी की छड़ी भी पकड़ रखी थी जिसके सहारे वो खड़ी थी। मैंने कहा कि आप ही हैं जो बाजार जाती हैं? इसने कहा कि हाँ, कभी कभी जाती हूँ। मैं फौरन समझ गया कि ये तो जिंदा औरत है, इसको लोगों ने भूत बना दिया। लेकिन ये औरत यहाँ पर क्यों रह रही थी? इसको यहाँ पर अकेला नहीं रहना चाहिए। मैंने कहा कि आप यहाँ पर अकेली क्यों रहती हैं? ये जगह तो रहने के काबिल नहीं है। इसने कहा कि अगर मैं कहीं और चली गई और मेरे बेटे यहाँ आ गए तो फिर क्या होगा? मैंने कहा कि कहाँ है आपके बेटे? इसने कहा कि मेरे 4 बेटे हैं, 4 शहजादे हैं मेरे, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। हम लोगों ने बड़ी मेहनत की इनके लिए, इनको पढ़ाया लिखाया, अपनी सारी जमीनें बेच दी इनके बाप ने और मैंने अपना सारा सोना बेच दिया और यही सब करके इनको बाहर के मुल्क भेज दिया। वहीं पर ये पढ़ते हैं और काम भी करते हैं। फोन पर बात हुई थी मेरी, कह रहे थे कि मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। मैंने कहा कि कब बात हुई थी आपकी? तो इसने कहा कि साल पहले की बात हुई थी, 14 फरवरी को आएंगे मेरे बेटे। 14 फरवरी को? मैंने कहा कि अच्छा। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे इनके बेटे नहीं आएंगे, क्योंकि अगर आना होता तो अभी तक आ जाते। और ऐसा नहीं लगता था कि वो लोग साल पहले गए थे। ये घर तो इतना गंदा था जैसे सदियों से ही यहाँ कोई नहीं आया और किसी ने मेहनत नहीं की थी। उस औरत ने कहा कि ये तारीख मैं भला कैसे भूल सकती हूँ। मेरे बेटों ने मुझसे वादा किया है कि वो 14 फरवरी 1995 को जरूर आएंगे। जब उस औरत ने कहा कि 1995, तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरी आंखों में आंसू भर गए और मैं घुटनों के बल जमीन पर बैठकर उस बूढ़ी माँ को देखने लगा। एक माँ अपनी औलाद के लिए कितना जुल्म बर्दाश्त करती है, कितनी तकलीफें सहती है, ऐसे दर्द से गुजरती है जो सोचने से भी इंसान डर जाए। लेकिन आज जो मैंने महसूस किया, मेरी आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। उस औरत को लगता था कि वो 1 साल से अपने बच्चों का इंतजार कर रही है। शायद उन्होंने इसे ये लारा दिया था कि हम 1995 14 फरवरी को आएंगे। लेकिन जुल्म की इंतहा ये थी कि ये 1995 नहीं था, बल्कि ये 2010 था। ये बूढ़ी माँ 15 साल से अपने बच्चों का इंतजार कर रही थी और इसे ऐसा लगता था कि अभी सिर्फ 1 साल गुजरा है। मैंने कहा कि अम्मा, मेरी बात गौर से सुनो। देखो काफी टाइम गुजर गया है, तुम्हारे बेटे नहीं आएंगे। इसने कहा कि आएंगे मेरे बेटे मुझसे मिलने। नहीं आएंगे तो और कहाँ जाएंगे? माँ हूं मैं इनकी, मैंने पाला है इनको, बहुत मेहनत की है मैंने इनके ऊपर। मुझे यहाँ अकेला छोड़कर अपनी जिंदगी में कैसे मसरूफ हो गए? लेकिन ऐसा लगता था कि वो अपनी जिंदगी में ही मसरूफ है, क्योंकि 15 साल गुजर चुके हैं। तो फिर इसका मतलब है कि उन लोगों ने अपनी जिंदगी बसा ली थी। शायद वो अपनी औलाद के साथ मसरूफ थे। मैं इस माँ के यकीन पर रो रहा था, इस माँ के इंतजार की हद पर रो रहा था कि वो कैसे आंखें बिछाए इंतजार कर रही थी। वो कहती थी कि मैं दरवाजे के आगे ही बैठती हूँ कि मेरे बेटे अंदर दाखिल होंगे और मैं फौरन इनको देखूं। अगर मैं यहाँ से चली गई और वो यहाँ पर आए तो फिर वो मुझे कहाँ तलाश करेंगे? मैंने कहा कि अम्मा, आप मेरे साथ चलें, आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए, आपकी हालत बहुत बुरी है, आप मेरे साथ चलें। लेकिन वो मेरे साथ नहीं आ रही थी। मैं वहां से बुरी तरह से भागा और मेरे दोस्तों ने मुझे देखा तो वो यही समझे कि मैंने किसी भूत को देख लिया है। वो भी वहां से भाग गए, लेकिन मैंने किसी भूत को नहीं देखा था। मैं फौरन अपने घर आ गया और अपनी अम्मी को सब कुछ बताया। मेरे घर में मेरी बहन भी थी और मेरी चाची भी रहती थी। मैंने इनको कहा कि वो मेरी बात नहीं मान रही। आप लोग मेरे साथ चलें, हम लोग इनको वहां से निकालेंगे। इन्हें कहेंगे कि वो नहाएं धोएं, डॉक्टर के पास ले जाएंगे, अच्छा खाना खिलाएंगे। नहीं तो वो बूढ़ी औरत वहीं पर मर जाएगी। मेरी दादी अभी भी हयात थी। उन्होंने कहा कि बानो जिंदा है?
हमें तो लगा कि बानो मर गई है। जाहिर है एक गांव में रहते थे तो लोग एक दूसरे को जानते थे। मेरी दादी ने कहा कि इसे फौरन लेकर आओ। हम लोग घर से खाना वगैरह बनाकर ले गए। बूढ़ी अम्मा के लिए कपड़े और चादर भी लेकर गए, और अगर ना आई तो कम से कम इनको वहीं पर खाना पीना तो खिलाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जिद कर रही थीं। लेकिन जब वहां वापस गए तो सामने का मंजर देखकर हम सबकी आंखों में आंसू आ गए। बूढ़ी अम्मा उसी कुर्सी पर बैठी थी और अपने बेटों की उस तस्वीर को दिल से लगा रखा था। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं थी। जाते जाते भी इसके चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में यकीन था कि मेरे बेटे मुझसे मिलने के लिए जरूर आएंगे। वो माँ जिसने अपना सब कुछ बेचकर अपने बेटों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इनको बाहर के मुल्क भेजा था, उन्होंने मुड़कर भी अपनी माँ की खबर तक न ली। कभी कहीं फोन किया होगा तो कह दिया होगा कि फलां तारीख को आ जाएंगे। माँ को तारीख का लारा दे दिया था कि वो बैठी तारीख का इंतजार करती रही, और वो बेचारी इसी इंतजार में मर गई। हम सब गांव वालों ने मिलकर इनके कफन दफन का इंतजाम किया, और इसके बाद इनके बेटों को फोन करने की कोशिश की। घर में से हमें डायरी मिली जिसमें नंबर लिखा था। हमने उस नंबर पर फोन कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग नंबर भी बदल चुके थे। हमें लगा कि शायद इनको बता दें तो कम से कम वो अपनी माँ को देखने के लिए ही आ जाएं, या इनको पता तो हो कि इनकी माँ इस दुनिया में नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ ना हो सका। इनको मिट्टी के हवाले कर दिया गया। आज इस बात को 13 साल हो गए, लेकिन अभी भी जब मैं इस औरत के बारे में सोचता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और उस बदबख्त औलाद के बारे में भी सोचता हूँ जिन्होंने अपनी माँ को वहां पर छोड़ा और इनकी माँ इनके इंतजार में ही मर गई। और शायद इनको अभी तक नहीं पता था कि वो जिंदा है या मर गई है, क्योंकि इनको कोई परवाह ही नहीं थी। पता नहीं उन्होंने 15 साल किस तरह से गुजारे थे, किस तरह गुजारा करती थीं। लेकिन शायद इनके इंतजार ने ही इनको जिंदा रखा हुआ था। जब मैंने इनको कहा कि इतने साल गुजर गए हैं तो शायद इनकी आखिरी उम्मीद टूट गई। और कहते हैं कि जिस पल इंसान की उम्मीद टूट जाती है, इस पर ही वो मर जाता है। और इनके साथ भी यही हुआ था। मैं इनकी मदद करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया। आखिर में यही कहना चाहूंगा कि औलाद को अपने माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वही आपको इस दुनिया में लेकर आते हैं, आपका ख्याल रखते हैं, आपकी आंखों में एक आंसू नहीं आने देते, एक पल को आपको भूखा नहीं रहने देते। बदले में आप इनको अपना थोड़ा सा वक्त भी नहीं दे सकते। आज अगर आप अपने माँ बाप के साथ ऐसा करेंगे तो याद रखें, वो दिन दूर नहीं जब आपकी औलाद आपके साथ इससे भी बुरा करेगी। ये दुनिया मकाफाते अमल है, और खास तौर पर माँ बाप के साथ किया गया सलूक तो इस दुनिया में भुगत के ही जाओगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें वालिदैन का फर्मा बरदार बनाए, वालिदैन को सेहत वाली लंबी जिंदगी दे। जिनके माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं इनकी मगफरत फरमाए। आमीन। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।